हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पेरेंट्स का कमेंट सेक्शन में बहुत सारा सवाल होता है कि क्या आपने कभी रिफ्लेक्सेस असेसमेंट करवाया है, क्या आपने कभी प्रीमेटिव रिफ्लेक्सेस असेसमेंट करवाया है, क्या आपने कभी मोरो रिफ्लेक्सेस असेसमेंट करवाया है, और क्या आप सानवी के रिफ्लेक्सेस पर आप एक्टिविटी कराते हो या करवाया है कभी। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेशन थेरेपी, ऑटिज्म असेसमेंट, रिफ्लेक्सेस असेसमेंट, प्रीमिटिव रिफ्लेक्सेस एक्सरसाइज, मोरो रिफ्लेक्सेस एक्सरसाइज, सब कुछ सेम है, ऑल आर सेम। बस नाम अलग अलग है, काम एक ही करना है। बस हर दिन नाम थोड़ा फैंसी होते जा रहा है, बट काम जो स्टार्टिंग में जो कन्वेंशनल तरीके से ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो दी जाती थी, करना हमें वही है। मेरे पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि घर पे मैं सानवी को कैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी देती हूँ। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ही सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी दी जाती है। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी बच्चे को बच्चा जो स्ट्रीमिंग कर रहा होता है उसके बेसिस पर हम उसे फिर एक्टिविटी कराते हैं, तो दोनों सेम ही है। तो जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वही तो इंटीग्रेट नहीं होते हैं और रिटेन रह जाते हैं, तभी तो फिर प्रॉब्लम्स आते हैं और फिर आप असेसमेंट के लिए जाते हो, तो फिर आपको वो डायग्नोसिस मिलता है ऑटिज्म का, एडीएचडी का, या कोई और भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन बच्चे में होती है। तो सब कुछ सेम ही है। प्रीमिटिव रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो बर्थ के समय बच्चे में कुछ इनबिल्ट मूवमेंट होते हैं, और बच्चे को जब तक कि उसका नर्वस सिस्टम मैच्योर ना हो जाए, बच्चे को उसी मूवमेंट से काम चलाना पड़ता है। ये उसके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर बच्चे के जन्म के समय ये रिफ्लेक्सेस मौजूद नहीं होते हैं, या फिर जन्म के टाइम पर मौजूद होते हैं लेकिन जब इन्हें इंटीग्रेट हो जाना चाहिए, मतलब डिसअपेयर हो जाना चाहिए, तब वो डिसअपेयर ना होकर प्रेजेंट रह जाता है, तब ये कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन को यहाँ से ही जन्म मिलता है। और फिर बच्चे को ऑटिज्म, एडीएचडी, डिस्लेक्सिया जैसे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन फिर डायग्नोस किए जाते हैं। तो प्रीमेटिव रिफ्लेक्सेस में जन्म के टाइम पर जो मेन रिफ्लेक्सेस होते हैं जो बच्चों में प्रेजेंट होने चाहिए, उनमें से कुछ होते हैं। सबसे जो मेन होता है वो होता है मोरो रिफ्लेक्सेस, स्टेपिंग, पाल्मर, रूटिंग, स्पाइनल, स्टेपिंग, प्लांटर, लैंडो, शकिंग। ये सारे जो प्री रिफ्लेक्सेस है वो बच्चे में बर्थ के समय पे प्रेजेंट होते हैं। इनको टाइम टू टाइम इंटीग्रेट हो जाना रहता है, ये प्रेजेंट रह जाते हैं तभी प्रॉब्लम्स आती है। या बर्थ के टाइम पर ही जब बच्चा जन्म लेता है तभी ये सारे इनमें से कुछ रिफ्लेक्सेस बच्चे में नहीं होते हैं, तो स्टार्टिंग में ही फिर बच्चे को, मतलब बच्चे में कुछ प्रॉब्लम होती है तो स्टार्टिंग में ही बच्चे का फिर एमआरआई वगैरह कराया जाता है कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम्स है। तो पहला है मोरो रिफ्लेक्सेस। तो मोरो रिफ्लेक्सेस जो होता है ये बर्थ के टाइम पर बच्चे में प्रेजेंट होता है। जब बच्चे का बर्थ होता है ना, तो सबसे पहले ये मोरो रिफ्लेक्सेस डॉक्टर चेक करते हैं। वो बच्चे में मोरो रिफ्लेक्सेस का होना ये तय करता है कि बच्चे में कोई न्यूरोलॉजिकल चैलेंजेस बच्चे को नहीं है, बच्चा ठीक है। बच्चे का जन्म होता था ना, तो डॉक्टर उसको इस तरह से उल्टा करके देखते थे और ताली बजाकर देखते थे कि वो कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये सारी चीजें करके देखते थे। उसकी हथेलियों पर उंगली रखकर चेक करते थे कि वो पकड़ रहा है कि नहीं। उंगली दोनों हाथों को इस तरह से फैला कर रखते थे कि बच्चा हाथ जब बच्चे का हाथ दोनों तरफ से इस तरह से फैलाया जाता था ना, तो बच्चा अपने हाथ इस तरह से फिर से समेट लेता था। तो ये सारी चीजें करके हम देखते हैं, छोटा बच्चा ऐसा करता भी है। तो सिंपल वे में डॉक्टर ये सारे टेस्ट बच्चे के जन्म के समय में करते हैं और बच्चा रो रहा है कि नहीं रो रहा है, और ये 4 से 6 महीने में मोरो रिफ्लेक्सेस बच्चे में इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो प्रीमेटिव रिफ्लेक्सेस में पहला मोरो रिफ्लेक्सेस, जिसमें बच्चे की पोजिशनिंग और ग्रिपिंग वगैरह डॉक्टर बर्थ के टाइम में चेक करते हैं, और ये 4 से 6 महीने के अंदर में डिसअपेयर हो जाता है बच्चे में। दूसरा है रूटिंग रिफ्लेक्सेस। अगर आप बच्चे के चिक पर इस तरह से उंगली रखोगे ना और उसे फील होगा कि यहाँ पर उंगली है, तो वो उधर अपना सर घुमाकर वहां पर मुंह खोल देगा फीड करने के लिए। तो ये होता है रूटिंग रिफ्लेक्सेस, ये बहुत जरूरी होता है बच्चे में। अनफॉर्चुनेटली सानवी में ये रिफ्लेक्सेस, सानवी को बर्थ के टाइम से ही ये नहीं था। तो जब भी ब्रेस्ट फीडिंग कराने के टाइम पे सानवी को पता ही नहीं चलता था कि उसे मुंह कहाँ खोलना है। वो भूख लगता था तो बस सामने से ही मुंह खोल देती थी, उसे समझ में ही नहीं आता था। मैं इधर उधर, अगर जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराओगे तो बच्चे को पता चल जाता है कि कहाँ से मुझे फीड करना, मुंह खोल देता। सानवी ऐसा करती ही नहीं थी। तो ये रिफ्लेक्सेस सानवी में नहीं थे बर्थ के टाइम से ही, जिसका होना बहुत जरूरी होता है। और अगर है बच्चे में तो 4 महीने के बाद ये इंटीग्रेट हो जाता है। तीसरा है सकिंग रिफ्लेक्सेस, मतलब बच्चा अच्छे से सक कर पाए। बच्चा जैसे ही जन्म होता है उसके बाद बच्चा जब ब्रेस्ट फीडिंग करना शुरू करता है तो आराम से सक कर पाए, वो इनबिल्ट रहता है उसमें उस टाइम पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सानवी में ये भी नहीं था, तो उसे कैसे सक करना है समझ में नहीं आता था। चौथा है पाल्मर ग्रास्प,
मतलब जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसकी इस तरह हथेली पर आप उंगली रखोगे ना, तो वो इस तरह से मुट्ठी बंद कर लेता है। तो इस तरह से चेक किया जाता है कि बच्चे में ये रिफ्लेक्सेस मौजूद हैं या नहीं है। बहुत ही सिंपल वे में आपको इस तरह से समझा रही हूँ। तो ये है पाल्मर ग्रैस्प रिफ्लेक्सेस। इस तरह से बच्चे की ग्रिपिंग चेक की जाती है। टोनिक नेक रिफ्लेक्सेस, जिसमें बच्चे की आई और हैंड की जो कोऑर्डिनेशन होता है वो चेक किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेपिंग रिफ्लेक्सेस। जब बच्चा छोटा होता है, उसको इस तरह से उठाकर आप जमीन पर टच करवाओगे ना, तो वो दोनों पैरों को इस तरह से चलने की कोशिश करता है। तो ये रिफ्लेक्सेस भी 6 महीने के बाद ये रिटेन हो जाने चाहिए, बट इंटीग्रेट हो जाने चाहिए, बट रिटेन रह जाए तो प्रॉब्लम्स आती है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं। नेक्स्ट है प्लांटर और स्पाइनल। ये दोनों रिफ्लेक्सेस भी 9 महीने के बाद इंटीग्रेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है बाबिस्की रिफ्लेक्सेस। जब बच्चा छोटा होता है तो उसका जो तलवा होता है, अगर उसको धीरे धीरे से सहलाओगे तो वो अपने पैरों को इस तरह से फैला लेता है और अंगूठे को इस तरह से ऊपर उठा लेता है। आप करके देखना किसी छोटे बच्चे को, इस तरह से वो ऊपर उठा लेता है। तो इस तरह से आप रिफ्लेक्सेस चेक कर सकते हैं। तो ये भी बच्चे में अगर बर्थ के समय में नहीं मौजूद होते हैं, या जब उसे इंटीग्रेट हो जाना चाहिए तब वो प्रेजेंट रह जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स आती है। तो जब आप ऑटिज्म असेसमेंट कराने जाते हो तो वहाँ पर भी रिफ्लेक्सेस ही असेस किया जाता है। इसके लिए कोई अलग से असेसमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। बस टेस्ट वही है, नाम तरह तरह का बस बदलते जा रहा है। या फिर अगर इसके ऊपर काम करना है तो जो कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि आपने मोरो रिफ्लेक्सेस के ऊपर काम किया, क्या आपने प्रीमिटिव रिफ्लेक्सेस के ऊपर काम किया, क्या आप प्रीमिटिव रिफ्लेक्सेस एक्सरसाइज कराते हैं, ये सारे जो भी रिफ्लेक्सेस थे वही तो रिटेन रह गए। तो फिर ऑटिज्म डायग्नोस हुआ इसके बेसिस पे। तभी तो फिर बच्चे में स्ट्रीमिंग बिहेवियर्स आते हैं, बच्चे की सेंसरी पर हम काम करते हैं। तो मैंने जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बताया है, कैसे सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, फिर उसके यही सारे प्रॉब्लम्स जो मूवमेंट को लेकर, सेंसरी को लेकर और कोऑर्डिनेशन को लेकर बच्चे को बाद में प्रॉब्लम्स आती है। तो यही सब तो है। सब आपके मोटर स्किल्स पर हम काम करते हैं, फाइन मोटर पर, ग्रॉस मोटर पर, ओरल मोटर पर, फिर उसके ये सब सेंसरी पर काम करते हैं। सेंसरी पर काम करने के लिए पहले स्टिमिंग को, कैसे मैंने बोला कि आप स्टिमिंग बिहेवियर्स जो बच्चे में आते हैं वो सारे बिहेवियर्स आप देखो, और फिर 1 बाय 1 हम काम करते हैं। बच्चा विजुअल स्टिमिंग ले रहा है तो उसको कैसे फिर हम सेंसरी इनपुट देते हैं। टेक्टाइल स्टिमिंग, टच को लेकर वो बच्चे को प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सीखता रहा सेंसरी, तो फिर कैसे हम टेक्टाइल स्टिमिंग वाला एक्टिविटी जो मैंने बताया वो सब हम कराते हैं। कराना बेसिकली सेम ही है सब कुछ, बस नाम चेंज होते जा रहा है। सिंपल वही ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जो चीजें होती थी वही चीजें रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेशन थेरेपी में भी हो रही है, वही चीजें प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेशन में हो रही है, वही चीजें सब जगह हो रही है। और आप चाह रहे हो कि आप किसी ऐसे थेरेपिस्ट के पास जाओ जो आपके बच्चे को एकदम बैठाए और आपके बच्चे का बिहेवियर्स दिखे कि जन्म से लेकर इस टाइम तक कौन से बिहेवियर थे, कौन से रिफ्लेक्सेस मौजूद थे या मौजूद नहीं थे, बाद में कौन रिटेन रह गए, कौन इंटीग्रेट हो गए, और उसके बेसिस पर वो एकदम सेलेक्टिव 4-5 एक्टिविटी आपको बता के देंगे या वो करवाएंगे ना। तो अभी बाहर देश का मुझे नहीं पता, बट इंडिया में तो ऐसा थेरेपी सेंटर कहीं भी नहीं है। मैं मुंबई में अभी मैं रह रही हूँ और मैंने दिल्ली में भी इतना थेरेपी सेंटर मैं घूम चुकी हूँ, ऐसा कहीं नहीं है। आपको एक ढंग का थेरेपिस्ट ही मिल जाए ना जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी ही अच्छे से करा दे, तो समझो कि आप धन्य हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने बिहेवियर्स, बच्चे का अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मैंने जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्टीमिंग बिहेवियर और हर स्टीमिंग पर कैसे काम करना है वो आप अगर खुद से कुछ नहीं करना चाहते तो रैंडमली मैंने जो वीडियोस बनाए हैं, जो एक्टिविटी मैंने बताया है, आप सेम वही कराते रहो, देखो आपको इम्प्रूवमेंट होगा। यही है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी वही है, सेंसरी इंटीग्रेशन भी वही है, रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेशन थेरेपी भी वही है, सब वही है, काम एक ही होता है। आपको बस आप अपने काम का चीज देखो कि आपके बच्चे में क्या बिहेवियर्स हैं और उसके लिए आप क्या कर सकते हो। कोई थेरेपिस्ट ये आपके लिए करके नहीं देगा, मैं सच बता रही हूँ। किसी थेरेपिस्ट के पास इतना काम ही नहीं है, इतना टाइम ही नहीं किसी थेरेपिस्ट के पास, मैं सच बता रही हूँ। और आधा से अधिक थेरेपिस्ट को तो जितना मुझे पता है उनको उतना भी नहीं पता होता है, कसम से मैं सच बता रही हूँ। तो अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे ना लगे तो प्लीज़ आप मत देखा कीजिए मेरे वीडियोस, और नेगेटिविटी मेरे चैनल पर मत फैलाया कीजिए। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।